नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन के चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। मेरा नाम सरोज है और मेरे पति का नाम देवेंद्र। हमने पूरी जिंदगी ईमानदारी से गुजारी। एक छोटे से सरकारी क्वार्टर में रहकर अपने इकलौते बेटे आदित्य को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। देवेंद्र जी बिजली विभाग में क्लर्क थे और मैं एक साधारण गृहिणी। हमारी आमदनी सीमित थी, लेकिन हमारे सपनों की कोई सीमा नहीं थी। आदित्य बचपन से ही तेज था, पढ़ाई में अव्वल आता था। जब उसकी नौकरी एक बड़ी कंपनी में लगी तो लगा जैसे भगवान ने हमारी सुन ली हो। हमने सोचा हमारा बुढ़ापा आराम से कटेगा, बेटा साथ होगा, घर में रौनक रहेगी। लेकिन धीरे धीरे उसके शब्द बदलने लगे। उसे हमारा छोटा घर छोटा नहीं, शर्मिंदगी लगने लगा। एक दिन उसने कहा, माँ, मैं अपने ऑफिस के दोस्तों को यहाँ नहीं बुला सकता, लोग क्या सोचेंगे। उस दिन मेरे दिल में जैसे किसी ने चुभन दी। लेकिन मैंने मुस्कुरा कर कहा, बेटा घर छोटा हो सकता है पर दिल छोटा नहीं होना चाहिए। कुछ समय बाद उसकी शादी रिया से हुई। शुरुआत में रिया बहुत मीठी थी, हर काम में हाथ बटाती, मुझे माँ कहकर गले लगाती। मैं सोचती थी भगवान ने मुझे बेटी दे दी। पर शादी के 6 महीने बाद ही घर का माहौल बदलने लगा। छोटी छोटी बात पर बहस होने लगी। रिया को मेरा हर काम में दखल लगने लगा। आदित्य भी हर बात में पत्नी का पक्ष लेने लगा। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि आदित्य ने अपने पिता से ऊंची आवाज में कहा कि अभी अगर उसकी कमाई से चलता है, इसलिए फैसले भी वही करेगा। देवेंद्र जी चुप रहे, लेकिन उनकी आंखों में चोट साफ दिख रही थी। उस रात आदित्य ने कहा, वह अलग रहेगा, बड़ा फ्लैट लेगा, अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जिएगा। मैंने वो समझाया पर वह नहीं माना। वह रिया और छोटे से बेटे विहान को लेकर चला गया। दरवाजे के बंद होने की आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। कई साल बीत गए, त्योहार पर औपचारिकता फोन आता, कभी कभार वीडियो कॉल में विहान दिख जाता। हम दोनों पति पत्नी दूसरे का सहारा बनकर जी रहे थे। इस बीच देवेंद्र जी ने रिटायरमेंट का पैसा जोड़कर एक छोटा सा प्लॉट खरीदा और उस पर मेहनत से एक अच्छा सा मकान बनवाया। उन्होंने घर मेरे नाम रजिस्ट्री करवाई। बोले, जिंदगी भर तुमने साथ दिया, ये घर तुम्हारे नाम रहेगा। मैं भावुक हो गई। समय बीत गया और एक दिन अचानक दरवाजे की घंटी बजी। सामने आदित्य, रिया और बड़ा हो चुका विहान खड़े थे। चेहरे पर चिंता साफ थी। आदित्य ने कहा, माँ, मेरा बिजनेस डूब गया, फ्लैट बेचना पड़ा, कुछ समय लेके आपके पास रहना होगा। मेरा दिल फिर पिघल गया। मैंने बिना सवाल किए उन्हें अंदर बुला लिया। देवेंद्र जी चुप थे, वह ध्यान से सब देख रहे थे। शुरुआत के कुछ दिन तो सब ठीक चला। रिया फिर से मीठी बन गई, सुबह चाय बनाती, मेरे साथ बैठकर बातें करती। आदित्य शाम को पापा के पास बैठता, पुराने दिनों की याद ताजा करता। मुझे लगा शायद वक्त ने उन्हें बदल लिया। एक दिन आदित्य मेरे पास आया और बोला, माँ, फिर से एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूँ। इस बार सोच समझ कर करूंगा, बस बैंक लोन लेने के लिए आपके सिग्नेचर चाहिए। मैंने बिना ज्यादा सोचे कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। मुझे लगा बेटा है, बुरा कैसे सोच सकता है। कुछ ही हफ्ते बाद घर का माहौल फिर बदलने लगा। रिया देर तक सोती, सारा काम मेरे ऊपर छोड़ देती। विहान को स्कूल भेजना, खाना बनाना, सफाई सब मैं करती। जब मैंने प्यार से कहा, वो थोड़ा हाथ बटा दिया करो, तो उसने ठंडे स्वर में कहा, ये सेवा करनी नहीं आई। मैं चुप रह गई। शाम को आदित्य आया तो रिया ने ना जाने क्या कहा। वह गुस्से में मेरे कमरे में आया और बोला, माँ, अब घर की जिम्मेदारी हमारी है, आप बस आराम कीजिए, फैसले हम करेंगे। उसके शब्दों में सम्मानीय अधिकार था। तभी देवेंद्र जी ने धीरे से कहा, आदित्य, जिन कागजों पर तुम्हारी माँ ने साइन किए थे हमने उन्हें पढ़ लिया था। वे लोन पेपर नहीं थे, बल्कि इस घर के मालकिना हम ट्रांसफर कराने के दस्तावेज थे। असली रजिस्ट्री अभी भी सरोज के नाम है। कमरे में सन्नाटा छा गया। आदित्य का चेहरा उतर गया। तभी विहान अंदर आया और बोला, दादी, क्या आप पापा को घर से निकाल देंगे। उस मासूम सवाल ने जैसे हवा बदल दी। आदित्य कुछ पल के लिए चुप होगा, पर रिया ने उसे आंखों से इशारा किया। उसी रात मैंने उसके कमरे में से बातें सुनी। रिया कह रही थी, जब तक घर हमारे नाम नहीं हो जाता बेटा व्यवहार करो, फिर इन्हें अलग कमरे में रख देंगे। मेरा दिल कांप उठा। अगली सुबह रिया ने फिर से मुझे आदेश देने शुरू कर दिए। शाम को आदित्य गुस्से में मेरे कमरे में आया और बोला, अगर हमें भरोसा नहीं तो हम कहीं और चले जाएंगे, लेकिन घर का फैसला अभी ही होगा। उसने आवाज ऊंची की, बहस करते करते हाथ उठाने की कोशिश की। उसी पर दरवाजे की घंटी बजी। देवेंद्र जी शांत चेहरे के साथ बाहर गए। दरवाजा खुला तो सामने पुलिस खड़ी थी और उनके साथ देवेंद्र जी का पुराना छात्र इंस्पेक्टर अरुण था।
वह अंदर आया और बोला, हमें सूचना मिली है कि यहाँ बुजुर्ग दंपति के साथ आर्थिक और मानसिक शोषण हो रहा है। आदित्य और रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। देवेंद्र जी ने मेरी तरफ देखा। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार कमजोरी नहीं। मैंने मन ही मन ठान लिया कि अब जो होगा आज सम्मान के साथ होगा। इंस्पेक्टर उनके घर में कदम रखते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। आदित्य और रिया के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी और उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत अगर माता पिता शिकायत करें तो संतान पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, यहाँ तक कि घर से बेदखल भी किया जा सकता है। आदित्य ने तुरंत मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर, गुस्सा नहीं। देवेंद्र ने शांत स्वर में कहा, शिकायत हमने किया है क्योंकि बात आत्मसम्मान की है। मैं चुप थी, लेकिन भीतर से कांप रही थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अपनी बेटी के खिलाफ पुलिस बुलानी पड़ेगी। आदित्य अकलाते हुए बोला, पापा आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं आपका बेटा हूँ। देवेंद्र जी की आवाज मजबूत थी और उन्होंने कहा, बेटा वही होता है जो माँ बाप का सहारा बने। जो उनका घर हत्याने की कोशिश करे वो सिर्फ नाम का बेटा होता है। रिया रोने का भी करने लगी, लेकिन अरुण ने सख्ती से कहा, नाटक की जरूरत नहीं है। सारा दस्तावेज उनके पास है। अगर अभी भी गलत हत्या जारी रहे तो केस दर्ज होंगे। वियान कोने में खड़ा सब देख रहा था। उसकी मासूम आंखों में डरते हुए मेरे पास आकर चिपक गए। बोला, दादी क्या पुलिस पापा को जेल ले जाएगी? उस सवाल ने मेरे दिल को चीर दिया। मैंने अरुण से कहा, हम केस दर्ज नहीं करना चाहते, बस इन्हें समझाना चाहते हैं कि माता पिता खिलौना नहीं होते। अरुण ने आदित्य को सख्त चेतावनी दी कि अगर दोबारा शिकायत मिली तो सीधे कार्रवाई होगी। पुलिस के जाते घर में भारी सन्नाटा छा चुका था। आदित्य पहली बार चुप था। उसने नीचे नजर झुका ली। दिया का चेहरा तमतमाया होता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसी रात जी ने एक फैसला लिया। अगले दिन उन्होंने सबको ड्राइंग रूम में बुलाया और कहा, उन्हें घर की वसीयत तैयार कर ली। आदित्य के चेहरे पर उम्मीद की हल्की चमक आई। उसे लगा शायद अब सब उसके नाम होगा, लेकिन दीदी ने साफ कहा, यह घर एक ट्रस्ट के नाम किया जाएगा जो जरूरतमंद बुजुर्गों की मदद करेगा। हमारे जीते जी हम यहाँ रहेंगे और हमारे बाद ये घर उन लोगों को होगा जिनके बच्चे ने उन्हें छोड़ दिया। आदित्य के पैरों तले जमीन कही। उसने कहा, पापा आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपका इकलौते बेटा हूँ। मैंने पहली बार दौड़ आवाज में कहा, बेटे इकलौता होना अधिकार नहीं होता, जिम्मेदारी देता है। तुमने जिम्मेदारी नहीं निभाई, इसलिए अधिकार भी खो दिया। रिया गुस्से में भर गई और बोली, हमने यहाँ एक दिन भी नहीं रहेंगे। देवेंद्र ने शांत स्वर में कहा, दरवाजा खुला है, जा सकते हो, लेकिन याद रखना अब ये घर लालच से नहीं सेवा से चलेगा। आदित्य उस दिन बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला गया। रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह जब मैं मंदिर दिया जला रही थी, मैं मेरे पास और बोला, माँ क्या सच में आपने हमें माफ नहीं किया? मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, माफी दिल से मिलती है, लेकिन भरोसा टूटने के बाद दोबारा बनने में समय लगता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बदल सकते हो तो खुद को साबित करो। अगले कुछ दिनों में आदित्य ने नौकरी ढूंढनी शुरू की। रिया भी चुपचाप रहने लगी। वियान पहले की तरह मेरे पास बैठकर पढ़ाई करता। एक शाम आदित्य ने सबके सामने कहा, वह अलग किराए के घर में रहेगा और अपने दम पर जिंदगी शुरू करेगा। उसने स्वीकार किया कि लालच ने उसकी सोच को अंधा कर दिया था। उसने कहा, उसे लगा घर उसके नाम हो जाएगा तो उसने माता पिता को बोझ समझ लिया, लेकिन जब वसीयत ट्रस्ट के नाम हुई तो उसे समझ आया कि असली नुकसान उसका था। जाने के दिन उसने अपने पैर से रोते हुए कहा कि आपने मुझे सजा नहीं दी, बल्कि मुझे गिरने से बचा लिया। देवेंद्र जी ने उसके सिर पर रखा, बेटा हमने तुम्हें घर से नहीं निकलना, हमने तुम्हें आईना दिखाया। अगर सच में बदलना चाहते हो तो अपने बेटे को वो संस्कार देना जो तुम भूल गए थे। आदित्य और रिया घर छोड़कर चले गए। घर में फिर सन्नाटा था, लेकिन इस बार वह दर्द का नहीं, आत्मसम्मान का सन्नाटा था। कुछ महीने बाद आदित्य का फोन उसने बताया कि उसे नौकरी मिल गई। वह धीरे धीरे सब संभाल रहा है और इस बार उसने अपने बेटे को सिखा रहा था कि दादा दादी का सम्मान कैसे किया जाता है। मैंने फोन रखते हुए भगवान का धन्यवाद किया। मुझे समझ आया कि माँ बाप की ममता आनंद होती है, लेकिन जब बात सम्मान की हो तो उन्हें मजबूत बनना पड़ता है। हमने अपने बेटे को खोया नहीं, उसे सही रास्ता दिखाया। दोस्तों याद रखिए, प्यार दीजिए लेकिन अपनी इज्जत की कीमत पर नहीं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइए क्या आप अपने माता पिता के आत्मसम्मान के लिए खड़े होते हैं। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।